हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम एलिजाबेथन एज के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट, सबसे बड़े राइटर, सबसे बड़े पोएट को डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, आज हम एक ही वीडियो में सारे के सारे प्लेज को कवर करने वाले हैं। देखिए, डिटेल में मैं आपको पूरी की पूरी समरी इनकी नहीं पढ़ाऊंगा। हम सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, हम ब्रीफ में बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और थोड़ी थोड़ी ब्रीफ में समरी भी मैं आपको बताऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट प्ले हैं सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एलिजाबेथन एज के बारे में हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1558 में क्वीन बनती है एलिजाबेथ, इंग्लैंड की 1558 में, और ये ट्यूडर डायनेस्टी की ये लास्ट रूलर थी। 1603 में इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के साथ ही ट्यूडर डायनेस्टी खत्म हो जाती है। ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी 1485 में, जब हेनरी 7th जो है वो इंग्लैंड का किंग बना था। उसके बाद हेनरी 8th, देन उसका हेनरी 8th का एक बेटा था जिसकी 11 साल की उम्र में ही डेथ हो जाती है, एडवर्ड नाम था शायद उसका। और फिर उसके बाद मैरी बनती है। मैरी के बाद ये एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन बनती है। 1558 में ये क्वीन बन जाती है और इसने नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। पहले के टाइम पे, उस टाइम पे कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म जो है, ये दो ऐसे क्रिश्चियनिटी जो दो भागों में बटी हुई थी, ये आपस में लड़ते रहते थे। तो एलिजाबेथ ने अवॉइड किया इन दोनों को और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया। तो इसने बोला कि हम सभी मदर ब्रिटेनिया के बच्चे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता के बच्चे हैं, तो ऐसे ही क्वीन ने लोगों को एनकरेज किया कि हम मदर ब्रिटेनिया के बच्चे हैं और हमें सबको मिलकर नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और क्वीन एलिजाबेथ ने उन सबको अपॉर्चुनिटी दी जो उस टाइम पे जो लोग क्रिमिनल थे, जेल में बंद थे, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि तुम भी कुछ कर सकते हो, या तो अपनी लाइफ जो है वो जेल में स्पेंड करो, अदरवाइज तुम यहां से निकलो, बाहर जाके एक्सप्लोरेशन करो, जिसकी वजह से तुम्हें भी जीवन दान मिल सकता है। तो इस तरह से उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई और यही एक रीजन था कि एलिजाबेथन एज जो है वो सबसे ज्यादा आर्ट और लिटरेचर इस एज में फ्लोरिश हुआ। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई इस एज में। तो जैसे ही 1558 में क्वीन एलिजाबेथ बनती है तो वो इन चीजों पे काम करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके काफी ज्यादा ग्रोथ होती है। तो स्पेन का एक किंग था फिलिप सेकंड ऑफ स्पेन। तो इसने सोचा कि इंग्लैंड जैसे एक बड़े कंट्री पे एक वुमेन रूल कर रही है, तो मुझे उससे शादी करनी चाहिए और फिर पूरी की पूरी कंट्री जो है वो हमारी हो जाएगी, फिर उस पर हम रूल करेंगे। तो फिलिप सेकंड बार बार क्वीन एलिजाबेथ को मैरिज प्रपोजल भेजता है और हर बार वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो बाद में फिलिप सेकंड को आता है गुस्सा और वो इंग्लैंड पे अटैक करता है। 1588 में फिलिप सेकंड ऑफ स्पेन ही अटैक्ड ऑन इंग्लैंड। जो ये बैटल जो हुई थी इसको बोलते हैं द बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मेडा। आर्मेडा मींस विच इज नॉट कंकरेबल, जिसको जीता नहीं जा सकता। तो ये इनका जो आर्मेडा था समुद्र के रास्ते से आई थी। उस टाइम पे फिलिप सेकंड जो था स्पेन का किंग, उसकी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अगर हम बात करें ब्रिटेन की या इंग्लैंड की, तो उसकी नेवी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तब उसने क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, वो अपनी आर्मी कैंप में गई और उसने अपने सोल्जर्स को इनकरेज किया। ये जो स्पीच है ये अमेजिंग स्पीच माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट रेनेसा स्पीच भी इसको मानते हैं। विकिपीडिया पे आपको ये मिल जाएगा अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो। और वो बोलती है, माई हैंड्स आर शॉर्ट, माई लिम्स आर वीक, बट आई विल फाइट ब्रदर शोल्डर टू शोल्डर। मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खुद लड़ने चलूंगी। तो जिसकी वजह से एनकरेजमेंट मिलती है उनके सोल्जर्स को, और वो और भी बोलती है कि हम आज शाम तक ये लड़ाई जीत जाएंगे। बट इंग्लैंड के लोगों को लगता है कि हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि इंग्लैंड की पहले से आर्मी वो काफी वीक है एज कंपेयर टू स्पेन की आर्मी। स्पेन की जो नेवी थी उनके आगे काफी ज्यादा कमजोर थी वो। और दूसरा रीजन क्या था कि एक वुमेन इंग्लैंड की आर्मी को लीड कर रही है। ऐसा पहले क्योंकि वुमेन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो इंग्लैंड के लोगों ने सोचा कि ये वुमेन जो है ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसकी हार निश्चित है। बट हुआ क्या, समुद्र में कुछ अनयूजुअल स्टॉर्म्स आए।
समुद्र में तूफान आने का एक मौसम होता है, बट उस टाइम पे कोई ऐसा मौसम नहीं था। बहुत सारे समुद्र में तूफान आए, जिसकी वजह से जो स्पेनिश आर्मेडा थे स्पेन की, वो डिस्ट्रॉय हो गई, और बची हुई जो आर्मी थी वो इंग्लैंड की आर्मी ने उनको मार दिया, हरा दिया उनको। तो शाम तक वो लड़ाई जीत गए, जिसकी वजह से इंग्लैंड के लोगों को लगा कि क्वीन एलिजाबेथ में कुछ ना कुछ डिवाइन पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, उसकी बातों को मानना शुरू कर दिया, और यही एक रीजन हुआ कि उसने फिर बाद में अपॉर्चुनिटी देनी शुरू की लोगों को, और एक्सप्लोरेशन के लिए अलग अलग जो कंट्रीज थी उसमें भेजना शुरू किया। जो क्रिमिनल थे उनको बोला गया कि तुम बाहर जाके कोई लैंड, कोई आइलैंड या किसी लैंड को सर्च करो, वहां पे जाके अपना काम करो और टैक्स पे करो हमें। तो ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज इन्होंने फाउंड कर ली थी, बहुत सारे आइलैंड फाउंड कर लिए थे, और काफी सारा टैक्स जो है वो इंग्लैंड को मिलने लगा। और इसके अलावा ड्रामेट्री कोर्सेज जो है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर दिए। जैसे किसी को एक्टर बनना है, किसी को विलन बनना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, तो इन सब चीजों की एक्टिंग वहां पे सिखाई जाने लगी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। यही एक रीजन था कि इस एज में लिटरेचर बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ, थिएटर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। और अगर हम थिएटर की बात करें तो लॉर्ड लाइसेस्टर ही वाज वेरी क्लोज टू क्वीन एलिजाबेथ। ये लॉर्ड लाइसेस्टर ही पहला एक ऐसा बंदा था जिसने क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली एक प्राइवेट थिएटर खोलने की। तो उसने 1572 में परमिशन ली गई, और 1576 में एक थिएटर बनाया गया, प्राइवेट थिएटर, जिसका नाम था द थिएटर। किसके साथ इसको खोला गया? ये जॉन बारबेज, एक बहुत ही फेमस एक्टर था उस टाइम का, जॉन बारबेज, इसकी हेल्प से ये थिएटर ओपन किया गया। सबसे पहला थिएटर था ये इंग्लैंड का। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ड्रामेट्री कोर्सेज स्टार्ट कर दिए गए, और बहुत ही फेमस टैलेंटेड राइटर वहां से निकले। यूनिवर्सिटी विट्स बोलते हैं जिनको, ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ये टर्म किसने कॉइन की है? जॉर्ज सेंट्सबरी ने। तो इनके नाम आपको याद करने हैं। पहला क्रिस्टोफर मार्लोव है, फिर उसके बाद 3 थॉमस आएंगे, थॉमस किड, थॉमस नैश और थॉमस लॉज। 3 थॉमस से नाम याद रखना। उसके बाद 3 कलर से आपको नाम याद रखने हैं। जॉन लिली, लिली लाल, रॉबर्ट ग्रीन हरा, जॉर्ज पील पीला। तो ये 3 कलर्स हैं, 3 थॉमस है, और एक क्रिस्टोफर मार्लोव है। क्रिस्टोफर मार्लोव इज कंसिडर्ड फादर फिगर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। तो चलिए हम अब इनको नहीं पढ़ेंगे, हम आगे शेक्सपियर पे चलते हैं। विलियम शेक्सपियर के वर्क को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो, विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में, 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। अब यहां भी कंट्रोवर्सी है विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लोव के बीच में। अब कुछ लोग मानते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लोव ही विलियम शेक्सपियर है। अब ये कैसे? क्रिस्टोफर मार्लोव के टाइम पे क्या हुआ था, एक लेटर सर्कुलेट किया गया एलिजाबेथन एज में। एक लेटर जो है वो लिखा था किसी ने, उस लेटर में लिखा था कि जीसस क्राइस्ट जो है वो गे है। तो इस पे क्वीन एलिजाबेथ और जो दूसरे रिलीजियस जो लोग थे उन्होंने ये काफी मुद्दा उठाया कि क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया गया है, तो इसको ढूंढो। क्वीन एलिजाबेथ ने ऑर्डर दिया कि किस राइटर ने ऐसा लिखा है, ये लेटर जिसने भी लिखा है उसको पकड़ो, उसको हम सजा देंगे। तो थॉमस किड को उठा लिया जाता है, उसके जो सोल्जर्स थे वो थॉमस किड को ले जाते हैं उठा के। थॉमस किड जो है वो क्रिस्टोफर मार्लोव का रूममेट था उस टाइम पे। तो उसको टॉर्चर किया जाता है, और फिर वो बताता है कि ये लेटर जो है वो क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा है। मार्लोव एक जगह पे बैठ के एक इन में शराब पी रहा था। क्वीन एलिजाबेथ ने डेथ सेंटेंस सुना दिया था जिसने भी ये लेटर लिखा है। तो क्रिस्टोफर मार्लोव को डेथ सेंटेंस सुनाई गई, और क्रिस्टोफर मार्लोव और उसके 2 और दोस्त थे, वो एक इन में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। तो उनकी आपस में बहस हो जाती है इस बात को लेकर कि यहां बिल पे कौन करेगा। तो उनकी लड़ाई हो जाती है। क्रिस्टोफर मार्लोव अपने एक फ्रेंड को स्टैब कर देता है, वो मर जाता है। 2 फ्रेंड है, उनके नाम याद रखना, इंग्राम फ्रिंजर और विलियम बियर्डस्ले। विलियम बियर्डस्ले को मार देता है क्रिस्टोफर मार्लोव, फिर इंग्राम फ्रिंजर क्रिस्टोफर मार्लोव को मार देता है। तो वहां से क्रिस्टोफर मार्लोव की बॉडी जो है वो गायब हो जाती है, वो रिकवर नहीं होती, उसका नहीं पता चलता कि ये मरा है या जीवित है। उस टाइम के बाद क्रिस्टोफर मार्लोव की बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई, नहीं पता कि वो कहां गए।
कुछ टाइम बाद विलियम शेक्सपियर अपीयर हुए, उन्होंने अपने वर्क्स को लिखना शुरू किया। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर कोई नहीं था, वो क्रिस्टोफर मार्लोव ही था, जो डिस्गाइज करके एज ए विलियम शेक्सपियर बन के आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना इसके बारे में। और एज ए राइटर अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो सबसे पहले उसको ये देख लेना थोड़ा सा, बार्ड ऑफ एवोन बोला जाता है। बार्ड का मतलब होता है पोएट। बार्ड ऑफ एवोन, स्वीट स्वान ऑफ एवोन, द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में इनका सबसे बड़ा नाम है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा बोला जाता है। उसने अप्रोक्सीमेटली 154 सोनेट्स लिखे हैं, 154 सोनेट्स, 37 एंड हाफ प्ले, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स एंड उसके 26 सोनेट्स जो है वो डेडिकेट किए गए हैं अपने एक फ्रेंड विलियम हार्बर्ट को डेडिकेट किया है शेक्सपियर ने। और 26 सोनेट्स जो है वो डेडिकेट किए हैं मैरी फिटन को, मैरी फिटन। रिमेनिंग जो 2 सोनेट्स हैं उनको सेपरेटली पब्लिश किया गया है, कौन सी मैगजीन में? पैसिनेट पिलग्रिम मैगजीन है ये, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। पैसिनेट पिलग्रिम मैगजीन वाज एडिटेड बाय विलियम जैगर्ट। विलियम जैगर्ट ने एडिट किया था इस मैगजीन को। और निकोलस रोव जो है वो फर्स्ट बायोग्राफर थे शेक्सपियर के। निकोलस रोव वाज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के थिएटर का नाम था ग्लोब थिएटर और 1613 में इसको बनाया गया था और डिस्ट्रॉय कर दिया। 1613 में ये आग से जल गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन 1614 में इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया और ओरिजिनल थिएटर जो है ये बनाया गया था 1644 में। ये थोड़ा सा थिएटर के बारे में था। उसके जो लास्ट के जो 2 सोनेट्स थे जिनको अलग से पैसिनेट पिलग्रिमेज मैगजीन में पब्लिश किया गया है, वो इनके नाम है व्हेन माय लव स्वीयर्स, द टू लव्स आई हैव कंफर्ट। दोनों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। पोइट्री की अगर हम बात करें, वीनस एंड एडोनिस लिखा है, रेप ऑफ लुक्रेस और लवर्स कंप्लेंट, फोनिक्स एंड द टर्टल, ये लिखी है पोइट्री। अब हम प्ले पे आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्लेज को हम डिस्कस करेंगे। 37 एंड हाफ प्लेज लिखे हैं, तो उसमें से 15 के आसपास प्ले को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एसी ब्रैडली का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस स्कॉलर है। इन्होंने विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 फेज बना दिए। वर्क्स ऑफ फेज, पहला 1587 से 1904, जो लॉस्ट ईयर ऑफ शेक्सपियर माना जाता है। इस टाइम पे शेक्सपियर के जो ईयर थे ये लॉस्ट ईयर माने जाते हैं, क्योंकि शेक्सपियर उस टाइम पे गायब हो गए थे, कहीं पे इंटेलेक्चुअल गेनिंग के लिए गए थे या फिर कहीं लर्निंग के लिए, तो उस टाइम पे लंदन में ये नहीं थे। उसके बाद आता है सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ। सेकंड फेज है फेज ऑफ ग्रोथ, 1595 से 1600 तक। इसमें ऑल द ग्रेट कॉमेडी लिखी गई है। उसके बाद जो थर्ड फेज है डेथ एंड मैच्योरिटी, 1600 से 08 तक ऑल द ग्रेट ट्रेजेडीज में लिखी गई है। उसके बाद है लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। तो एक एक करके हम फेज के अकॉर्डिंग ही इनके प्लेज को डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो फर्स्ट फेज है उसमें आता है कॉमेडी ऑफ एरर्स, बिल्कुल माइनर सा प्ले है, शॉर्टेस्ट प्ले है ये शेक्सपियर का। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बेल्थाजर एक कैरेक्टर है और ये बेल्थाजर कैरेक्टर है वो विलियम शेक्सपियर के 3 प्ले में अपीयर होता है। और वो 3 प्ले कौन से थे? एक तो यही होगा कॉमेडी ऑफ एरर्स, दूसरा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, तीसरा है मच एडो अबाउट नथिंग। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि बेल्थाजार कैरेक्टर है वो कौन से में अपीयर नहीं हुआ है, तो 3 वो शायद इसके नाम डाल देंगे, एक और नाम डाल देंगे, तो आपको चूज करना है जिसमें वो अपीयर नहीं हुआ। राइट, आगे चलते हैं। द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये नेक्स्ट प्ले है। द प्ले डील्स विद द थीम ऑफ फ्रेंडशिप एंड इनफिडेलिटी। फ्रेंडशिप और दोस्ती और बेवफाई पे है ये। इसमें एक डॉग है जिसका नाम है क्रैब। डॉग, हॉर्सेस, फॉक्स, ऐसे नाम भी पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें कैरेक्टर है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन एक यंग मैन है, उसका एक फ्रेंड है प्रोटियस, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है ये इसका, लेकिन बाद में ये धोखा दे देता है इसको। वैलेंटाइन वहां से छोड़ के चला जाता है, वो मिलान में जाता है। ड्यूक ऑफ मिलान की एक बेटी होती है जूलिया, उसके साथ इसको प्यार हो जाता है और ये दोनों वहां से भागने का प्लान करते हैं। बट ये प्रोटियस सब कुछ ड्यूक को बता देता है और ये खुद चाहता है कि मैं ड्यूक की बेटी से शादी करूं। इससे ये लड़की इस लड़की से प्यार करता था, ये सिल्विया से। लेकिन सिल्विया
सिल्विया भी इससे प्यार करती थी, वो वहां से छोड़ के मिलान चला जाता है। तो ये सोचता है कि अब मैं जूलिया से शादी कर लूंगा। ड्यू को मिलान को सारा प्लान बता देता है वो, तो उसको वो वैलेंटाइन को वहां से भी बैनिश कर दिया जाता है बाद में, बट सब कुछ ठीक हो जाता है। वो उसकी सच्चाई सामने आती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो बाद में वो रिग्रेट करता है इस चीज को लेकर, फिर सब कुछ सही हो जाता है। उसके बाद आगे है टाइमन ऑफ एथेंस। ये एक स्टायर है ऑन द वेल्थ ग्रीड, इसके ऊपर वेल्थ और ग्रीड पे स्टायर है ये। इसकी थीम है फॉल्स फ्रेंडशिप की, क्योंकि इसके जो फ्रेंड है, जो मेन कैरेक्टर है टाइमन, टाइमन इसमें मेन कैरेक्टर है, इसके जितने भी फ्रेंड है वो सारे उसको धोखा देते हैं। तो ये फॉल्स फ्रेंडशिप पे स्टायर किया गया है। वेंटिडियस इसका सबसे फॉल्स फ्रेंड है। एक फ्लेवियस है जो टाइमन का नोबेल लॉयल फ्रेंड है, नोबेल फ्रेंड है। तो ये सिर्फ फ्लेवियस ही है जो इसको हर जगह पे कहीं भी कुछ गलत नहीं होने देता, ये उसको सपोर्ट करता है। टाइमन का लॉयल फ्रेंड है ये फ्लेवियस। तो ये फॉल्स फ्रेंडशिप पे लिखा गया है। उसके बाद टेमिंग ऑफ द श्रू, जिसको इटली में सेट किया गया है। ये एक स्टोरी है एक लड़की की, उस लड़की का नाम है कैथरीन। कैथरीन ये लड़की बहुत ज्यादा गालियां देती है इसमें। शी वॉज फॉन्ड ऑफ एब्यूजिंग एवरीवन, इसलिए कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। बाद में एक लड़का आता है, पेट्रूसियो नाम है उसका, ये कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा और मैं इसको सुधारूंगा। तो जैसे ही ये उससे मिलने आता है तो ये लड़की शुरू हो जाती है घर में गालियां देती है उसके फादर के सामने ही। तो वो इसको प्रेज करने लगता है लड़का, वो इसको बोलता है कि तुम कितनी अच्छी गालियां देती हो, व्हाट एन मेलोडियस वॉइस डू यू हैव, व्हाट एन अमेजिंग वे ऑफ योर अब्यूजिंग, इस तरह की लाइंस बोलता है। वो उसको प्रेज करता है कि तुम्हें बहुत अच्छी गालियां आती है, कितनी सुंदर गालियां देती हो तुम। फिर वो मान जाती है शादी करने के लिए, तो दोनों की शादी हो जाती है। शादी के दिन क्या किया उसने, उस लड़के ने उसको सुधारने के लिए वो भी उसकी अपनी वाइफ की तरह, इस कैथरीन की तरह ही चीजों को क्रिटिसाइज करने लगता है। तो जब वो उनकी शादी हो जाती है, वो कमरे में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो बोलता है, खाने को क्रिटिसाइज करता है कि कितना गंदा खाना बनाया है। और जब उनके सोने के लिए जो बेड होता है, वो बेड को क्रिटिसाइज करता है, इसलिए उसको नीचे ही सुला देता है। इस तरह से उस लड़की को वो फ्रस्ट्रेट कर देता है सुधारने के लिए। तो बाद में उस लड़की को समझ आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से वो इस कैथरीन को सुधार देता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है टेमिंग ऑफ द श्रू की। उसके बाद टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस ये एक ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर की सबसे खतरनाक ट्रेजेडी है ये अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसमें इतनी सारी डेथ है और किस तरीके से डेथ की गई है वो भी जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। इसमें टाइटस ये लड़ाई करता है, दूसरा किंग है किंग ऑफ गोथ्स, और वो वापस आता है फिर अपने किंगडम में। मतलब ये किंग नहीं था बल्कि एक जनरल था ये। तो जब ये वापस आता है तो अपने साथ ये 3-4 प्रिजनर को लेके आता है वहां से बंदी बना के। एक तो क्वीन होती है इसमें गोथ की, जिसका नाम है टेमोरा, और एक उसका ब्लैक लवर होता है एरोन, एरोन नाम है उसका ब्लैक लवर, उसको भी ले आता है। और 3 उसके बेटे होते हैं, चिरोन, डेमेट्रियस एंड अलार्बस। अलार्बस को ये टाइटस जो है वो मार देता है, तो इसके 2 बेटे बचते हैं। तो वो लेके आता है रोम में उनको वापस। तो रोम का जो फिर किंग बनता है वो है सैटर्निनस। सैटर्निनस और बसेनियस ये 2 भाई होते हैं। रोम का जो किंग था ना पहले, उसके बेटे हैं ये दोनों। तो उसके बाद सैटर्निनस किंग बनता है, और सैटर्निनस जो है वो इस क्वीन होती है ना, जो गोथ की क्वीन है टेमोरा, इससे वो शादी कर लेता है। अब टेमोरा सोचती है कि मुझे इस टाइटस से बदला लेना है क्योंकि इसने मेरे बेटे अलार्बस को मार दिया। तो इस टाइटस की एक बेटी होती है, टाइटस एंड्रोनिकस की, लिविनिया। इसके जो बेटे हैं ये 2 टेमोरा के बेटे, चिरोन और डिमेट्रियस, ये पहले तो बसेनियस को मार देते हैं, ठीक है, और इसका अक्यूज किसी और पे लग जाता है। उसके बाद ये लिविनिया जो है, ये लड़की टाइटस की बेटी, ये इसका रेप कर देते हैं। इसमें लिविनिया एक बुक का रेफरेंस है यहाँ पे, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है ये रेफरेंस। उसमें फिलोमेल नाम की एक लड़की होती है, उसका भी रेप कर दिया जाता है, और उसके हाथ और उसकी टंग जो है, जीभ, वो काट दी जाती है ताकि ये किसी के सामने रिवील ना कर सके कि ऐसा किसने किया है। ऐसा ही लिविनिया के साथ हुआ। तो लिविनिया वो स्टोरी पढ़ती है, और स्टोरी पढ़ के वो एक लकड़ी का टुकड़ा अपने मुंह में लेके वो नाम लिख देती है जिसने उसका रेप किया था।
तो टाइटस को इस बात का पता चल जाता है। अब टाइटस इन दोनों को मार देता है, इसको चिरोन और डेमेट्रियस को, और दोनों के छोटे छोटे टुकड़े करके एक तरह की पाई, मतलब उनको डिशेस बना देता है उनकी, और वो इनवाइट करता है टेमोरा को और सैटर्निनस को, दोनों को खाने के लिए। तो वो अपनी स्टोरी उनको बताता है कि किसी ने अगर कोई किसी का रेप करता है तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो कहते हैं उनको मार देना चाहिए। फिर वो बोलता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, तो वो बहुत पेन में थी बेचारी, तो फिर वो भी उस सुजेस्ट करती है कि इसको भी मार देना चाहिए। यहाँ पे ओनर किलिंग का कॉन्सेप्ट है, ओनर किलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकते हैं पेपर में कि कौन से वर्क में ओनर किलिंग कॉन्सेप्ट दिखाया है, तो ये है ओनर किलिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये इसको मार देता है, और मारने के बाद उनको वो सर्व कर देता है फूड। तो वो जैसे ही टेमोरा बोलती है कि जो रेपिस्ट है उनको मार दिया जाना चाहिए, तो वो कहता है कि ऑलरेडी मैंने ऐसा कर दिया, और ये जो रेप किया है वो रेप किया है तुम्हारे बेटे ने, दोनों बेटे ने, डेमेट्रियस ने और चिरोन ने, और मैंने उनको मार के काट के उनके डिशेस बना दी है और आपके सामने सर्व कर दिया। वो खा भी गई थी उसको। तब वहां पे फिर फाइट होती है, उसमें सैटर्निनस अटैक करता है, ऐसे टाइटस आपस में एक दूसरे को मार देता है। टाइटस मार देता है टेमोरा को, और टेमोरा अटैक करती है उधर से, ये अटैक करता है, तो वो आपस में सारे इस तरह से मर जाते हैं। लास्ट में टाइटस का एक बेटा बचता है, वो इसका किंग बनता है रोम का। ये स्टोरी थी टाइटस एंड्रोनिकस। उसके बाद आती है हेनरी सीरीज, जिसमें हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 है, हेनरी फिफ्थ है, सिक्स्थ के पार्ट 1 2 3, हेनरी एट्थ जो है वो अनफिनिश्ड है। 37.5 प्ले है ना, तो वो हाफ वाला हेनरी एट्थ है, वो अनफिनिश्ड प्ले है। हेनरी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट जो है, इसमें कैरेक्टर है जॉन फॉलस्टॉप। जब क्वीन एलिजाबेथ ने इसकी परफॉर्मेंस देखी थी, ये प्ले परफॉर्म किया गया था, तब क्वीन एलिजाबेथ जब इसको देख रही थी, तब उसको जॉन फॉलस्टॉप का कैरेक्टर जो है, फॉलस्टॉप का, ये बड़ा पसंद आया था। तो क्वीन एलिजाबेथ शेक्सपियर को बोलती है कि वो बहुत खुश है इस कैरेक्टर से, और शेक्सपियर कोई ऐसा प्ले लिखो तुम जहां पे फॉलस्टॉप जो है वो फॉल्स इन लव, उसको किसी न किसी लड़की से प्यार हो, मैं ऐसा प्ले देखना चाहती हूं। तब उसने आगे एक प्ले लिखा था, वो आगे बताऊंगा मैं, आगे आएगा वो। अब हम सेकंड फेज पे चलते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये एक कॉमेडी है। रॉबिन्सन ने इसको कहा है कॉमेडी होवरिंग एट ब्रिंक ऑफ ट्रेजेडी। ये एक ऐसी मतलब कॉमेडी है जिसको इस तरह से सेट किया गया है जैसे वो ट्रेजेडी लग रही हो, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। ये दो फ्रेंड्स की कहानी है, एंटोनियो की और बेसेनियो की। बेसेनियो जो है वो एक लड़की से प्यार करता है, पोर्सिया से। ये एंटोनियो एक इसमें मर्चेंट है, उसका शिप जो होते हैं, शिपमेंट का बिजनेस है इसका। तो उस टाइम पे इसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, इसके पास पैसे नहीं है। बेसोनियो को पैसों की जरूरत है क्योंकि उसको शादी करनी है पोर्सिया से, और पोर्सिया का फादर जो है उसने एक ऐसी विल सेट की है, एक ऐसी शर्त रखी है, 3 कैस्केट्स रखे हैं उसने। तो वो बोलता है कि जो भी सही कैस्केट चूज करेगा उसी से पोर्सिया की शादी होगी। एक कैस्केट गोल्ड का था, एक कैस्केट सिल्वर का था, और एक लेड का था। तो ये 3 कैस्केट रखे गए। पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को आता है, वो भी गलत सेट कैस्केट को चूज करता है। फिर उसके बाद एक किंग और आता है, वो भी गलत कैस्केट को चूज करता है। तो अब बेसेनियो जो है वो पैसे उधारे लेता है साइलोक से। साइलोक एक मनी लेंडर है। इससे वो पैसे ले लेता है 3000 डुकाट्स, 3000 डुकाट्स इससे लेता है वो। बट एक शर्त पे, साइलोक बोलता है कि अगर तुमने 3 महीने में हमें पैसे नहीं लौटाए, वापस नहीं दिए, तो मैं तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश काट लूंगा, 1 पाउंड मांस काट लूंगा। तो वो मान जाते हैं इस शर्त पे, एग्रीमेंट हो जाता है उनका। बट वो 3000 डुकाट्स जो है वो वापस नहीं कर पाता विद इन 3 मंथ। तो अब कोर्ट का सीन है, ये इसकी शादी हो जाती है इससे, पोर्सिया से, क्योंकि ये सही कैस्केट को चूज करता है, लेड वाले को। शादी हो जाती है। शादी के टाइम पे जब उसको पता चलता है कि ऐसे ऐसे कोर्ट में पहुंच गए हैं, तो वो ये जो है पोर्सिया, ये एज ए लॉयर डिस्गाइज करती है खुद को और कोर्ट में पहुंच जाती है। क्या नाम है इसका लॉयर का, यहाँ पे बेलरियो लिखा है, इसको सही कर लेना, बेल्थाजार आएगा यहाँ पे।
देखो 3 प्ले में है ना, ये दूसरा प्ले आ गया जहां पे बेल्थाजर कैरेक्टर है, कॉमेडी ऑफ एरर था, दूसरा ये है। बेल्थाजर बन के वो कोर्ट में पहुंचती है और वो बोलती है कि चलो ये शर्त हुई थी कि तुम 1 पाउंड मांस काट लोगे उसमें से, इसकी बॉडी में से, बट एक क्रिश्चियन का खून बहाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये एक जू था साइलोक, ठीक है, जू का यहां मजाक उड़ाया गया है, शेक्सपियर ने मजाक उड़ाया है साइलोक का। अगर तुम इसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश काटते हो और एक भी बूंद अगर नीचे गिरती है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्रिश्चियन सोसाइटी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी और तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। तो वो वापस उसको फंसा देती है उसी के जाल में। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम इस बात को छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं मेरे पैसे लेने से मना कर देता हूं। तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि तुम काटो। तो जब वो ये कोर्ट में पहुंचती है, इसको देखो ये क्यों बोला गया है, होवरिंग एट ब्रिंक ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी होवरिंग एट ब्रिंक ऑफ ट्रेजेडी। तो जैसे वो कोर्ट में पहुंचती है तो साइलोक जो है वो एक चाकू है उसके हाथ में बड़ा सा, वो उसको एक पत्थर पे घिसा रहा है ऐसे, जैसे डॉक्टर करता है ना इंजेक्शन लगाने से पहले हमारे सामने वो सुई को ऐसे ऐसे उसमें दवाई भर रहा था तो कितना डर लगता है, तो उसके सामने वो उस चाकू को घिसा रहा है, उसको धार बना रहा है उसकी, उसको 1 पाउंड मांस कट करने के लिए उसकी बॉडी से। तो इस तरह से ये ट्रेजेडी, रॉबिन्सन ने इसको बोला है कि कॉमेडी होवरिंग एट ब्रिंक ऑफ ट्रेजेडी। तो अब लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है, उसकी साइलोक की प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है, उसकी आधी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दी जाती है और आधी उसकी बेटे के नाम कर दी जाती है। इस तरह से उसको पनिश किया जाता है। तो यहाँ इस जू का मजाक उड़ाया गया है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पोर्शिया जब डिस्गाइज करके आती है लॉयर का भेष बदल के, तो वो बोलता है, जब सारा का सारी बातें जो है वो उसी के ऊपर डाल देते हैं कि तुम्हारा ही दोष है, तब बोलते हैं, ओ व्हाट ए फेज ऑफ जस्टिस, ओ सन ऑफ डेनियल, गॉड ऑफ जस्टिस बोला गया है लॉयर को। साइलोक की लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले पूछी गई है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है ये। और फिर वो आगे बोलता है, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ यू हिट अस डू वी नॉट अवेंज। ये साइलोक की लाइन है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद है फिर मिड समर नाइट ड्रीम। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक तो याद रखना कि प्ले विद इन प्ले है ये। दो 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्ले विद इन प्ले वाली। तो इसमें एक प्ले परफॉर्म किया जाता है, ये प्ले है, उसके अंदर एक प्ले और परफॉर्म हो रहा है, इसको प्ले विद इन प्ले बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है, द प्ले स्टार्ट विद द मैरिज ऑफ ड्यूक थीसियस एंड हिप्पोलिटा। इनकी जब मैरिज हो रही होती है उसके साथ ही ये प्ले स्टार्ट होता है। इसमें कैरेक्टर है पक, जिसको रॉबिन गुडफेलो बोलते हैं। ये जो रॉबिन गुडफेलो है ये पूरा काम खराब कर देता है, पूरा का पूरा प्ले जो है उसमें गड़बड़ कर देता है। ये कैसे, ये हार्मिया और लाइसेंडर है लवर, ये आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हेलेना और डिमिट्रियस एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये क्या करता है रॉबिन गुडफेलो, ये एक रस डाल देता है इसकी आंख में, लाइसेंडर की आंख में, जिससे इसको हेलेना से प्यार हो जाता है। डिमिट्रियस की आंख में डालता है जिसको हर्मिया से प्यार हो जाता है। तो बाद में बट ये सब कुछ सही भी कर देता है। तो वहां से ये छोड़ के जब जंगल में जाते हैं तो जंगल में ये सब होता है। वहीं पे एक प्ले परफॉर्म किया जाना था जिसकी लीड जो रोल है वो निक बॉटम करने वाला था इसमें। इसका कैरेक्टर का नाम याद रखना, निक बॉटम, जो लीड रोल प्ले करेगा। बट बाद में सब कुछ सही हो जाता है। ये जो रस वाली कहानी है वो सारी की सारी ये रॉबिन गुडफेलो ने की थी, वो बाद में सही कर देता है सब कुछ। तो ये मिड समर नाइट ड्रीम की स्टोरी है। इसमें सिर्फ आपको कैरेक्टर याद करने हैं, हार्मिया, लाइसेंडर, हेलेना, डिमिट्रियस और निक बॉटम। रॉबिन गुडफेलो, पक भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। यहाँ रेफरेंस देखो मैंने डाला है, पक ऑफ पुक्स हिल, रुडयार्ड किपलिंग का वर्क है, उसमें भी ये नरेटर है पक। ये भी आप याद रखना रेफरेंस थोड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं फिर ट्वेल्थ नाइट, जिसका सबटाइटल है व्हाट यू विल। सबटाइटल इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ओपनिंग लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ओर्सिनो ड्यूक है, एक लेडी से प्यार करता है ओलिविया से, बट ओलिविया किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती कुछ टाइम तक, क्योंकि अभी अभी रिसेंट उसके भाई की डेथ हुई है। तो वो उसके दुख में अपना शोक मना रही है। और दूसरी तरफ ये इस किंगडम की तरफ आ रहे थे वोइला और सेबेस्टियन, ये ट्विंस हैं।
ये वोइला एक लड़की है और सेबेस्टियन इसका भाई है, ट्विन है ये। तो उसमें किसी को कोई अटैक कर देता है समुद्र में उनके शिप पे, और अटैक करने की वजह से ये वोइला वहां से बच जाती है, बट सेबेस्टियन का नहीं पता कि ये बचा था या नहीं, वो अभी पता चलेगा आपको। ये कैप्टन बचा लेता है इसको, वोइला को। तो ये बोलती है कि मुझे कोई काम दिलवा दो यहाँ पे, तो वो उसको लेके जाता है ड्यूक के पास। ड्यूक उसको अपने काम पे रख लेता है एज ए मैसेंजर। वो अपने लेटर लिखता है और लेटर कहाँ पे भेजता है, वो ओलिविया के पास। ये डिस्गाइज करके रहने लगती है वोइला सिजेरियो के रूप में, ये सिजेरियो बन जाती है। तो एक लड़का बन गई थी ये, और लेटर लेके जाती है ड्यूक के किसके पास, ओलिविया के पास। बट वो हर बार उसको रिजेक्ट करती रहती है। इसमें कुछ और कैरेक्टर है, इनको एक बार बता देता हूं मैं थोड़ा सा। ये सर टॉबी है जो कि ओलिविया के अंकल है, और मेलविलियो एक कैरेक्टर है जो प्यूरिटन्स है। प्यूरिटन्स का भी शेक्सपियर ने यहां मजाक उड़ाया है। ये एक सर्वेंट है इनके घर में। एक मारिया है, ये फीमेल सर्वेंट है। तो ये इसका मजाक उड़ाती है, ये बोलती है, ये एक लेटर लिखती है ओलिविया की हैंडराइटिंग में, और उस लेटर में लिखा था, इसको बोला गया मेलविलियो को कि तुम येलो कलर की ड्रेस पहन लेना, ऐसे ऐसे मतलब पागलों वाली हरकतें करनी है। तो इसको लगता है कि ओलिविया मुझसे प्यार करती है, ये बहुत ही अमीर और खूबसूरत लेडी थी, ये मुझसे प्यार करती है, मैं इससे शादी कर लूंगा। तो वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है। और अब इधर से क्या था, ये जो ड्यूक था ये अपने लेटर भेजे जा रहा था सिजेरियो को देके, ओलिविया के पास लेके जाओ। तो अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये जो ओलिविया थी उसको सिजेरियो से प्यार हो गया, ना कि ड्यूक से, ड्यूक ओर्सिनो से नहीं, सिजेरियो से प्यार हो गया। तो यहां पे लव ट्रायंगल बन जाता है। ओलिविया को प्यार हो गया सिजेरियो से, और सिजेरियो को प्यार हो गया था ओर्सिनो से, और ओर्सिनो पहले से ही प्यार किससे करता था, ओलिविया से। ये लव ट्रायंगल हो गया। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, इसका जो भाई था, क्या नाम था उसके भाई का, ये सेबेस्टियन। तो एक दिन क्या हुआ, सेबेस्टियन वहां पे पहुंच जाता है, और एक सीन ऐसा दिखाया गया है इसमें, सेबेस्टियन जैसे ही पहुंचता है वहां पे, ओलिविया उसको प्रपोज कर देती है। तो वो सोचता है कि इतनी खूबसूरत लेडी है, वेल्थी भी है, तो वो हाँ कर देता है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। बट ये उसको सेबेस्टियन को गलती से प्रपोज करती है, क्योंकि और ओलिविया किससे प्यार करती थी, इस लड़के से, सिजेरिया से। बट ये तो एक लड़की थी पहले, सिजेरिया का तो इसने डिस्गाइज किया हुआ है, इसका नाम तो वोइला था। तो बाद में फिर क्या हुआ, ये इन दोनों की शादी हो जाती है, वोइला प्रपोज करती है फिर ड्यूक को लगता है कि ये वो नहीं तो यही सही, इसी से शादी कर लेता हूं। तो इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है, और इन दोनों की हो जाती है, लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है इसमें भी। इसमें एक लाइन है, ये याद रखना, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, एंड सम हैव ग्रेटनेस बाय थ्रोस्ट। कुछ लोग जो हैं वो पैदा ही ग्रेट होते हैं, कुछ ग्रेटनेस को अचीव करते हैं, बट किसी को जानबूझ के ग्रेटनेस उसके अंदर ठूस दी जाती है, उनको ग्रेट बना दिया जाता है। ये लाइन है इसमें। आगे है फिर एज यू लाइक इट। इसमें 7 सॉन्ग है, एक सॉन्ग का नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज ए नोवेल रिटन बाय थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने यहां से टाइटल लिया है, इसका ये ध्यान रखना। ग्रीनवुड ट्री का टाइटल कहां से लिया गया है, एज यू लाइक इट से, विलियम शेक्सपियर के इस प्ले से इसका टाइटल उठाया गया है। इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है, टचस्टोन कैरेक्टर है, बोलता है फूल थिंक्स ही इज वाइज एंड वाइज नोज ही इज फूल। जैक है एक कैरेक्टर, उसने बोला है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। ये दो इंपॉर्टेंट इसकी लाइन है, इसके बारे में बस इतना ही करना है। थर्ड फेज आता है, फिर थर्ड फेज में हैमलेट, और इसको आपको सीक्वेंस में याद करना है, HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ठीक है, ये ट्रेजेडी है इसकी। तो सबसे पहले हैमलेट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हैमलेट के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। शुरू की ही लाइन है ये, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, की कुछ न कुछ गलत हो रहा है डेनमार्क में। किंग होता है हैमलेट इसका, और उसका बेटा जो है वो प्रिंस हैमलेट है। इस किंग हैमलेट को इसका भाई क्लोडियस ये मार देता है। तो इसका हैमलेट का घोस्ट अपीयर होता है, जो वो गार्ड है उनको घोस्ट दिखता है, वो आके जो इसका बेस्ट फ्रेंड होता है
प्रिंस हेमलेट का होरेसियो, वो इसको बताते हैं आके, बट होरेसियो इस बात पे यकीन नहीं करता, वो खुद जाके देखता है, उसको हेमलेट का घोस्ट अपीयर होता है, और वो बताता है कि मेरे भाई ने मुझे मार दिया है, क्लॉडियस ने, और तुम ये बात मेरे बेटे को बताओ, वो उससे बदला लेगा। तो इसको बताता है ये होरेसियो की ऐसे ऐसे बात है, वो उसको मारने की प्लानिंग करता है हेमलेट, बट कई जगह पे वो ऐसी हरकतें कर देता है, उसके पास मारने के चांसेस हैं बट वो मारता नहीं है उसको। एक जगह पे वो कुछ नमाज पढ़ रहा था, मतलब वर्शिप कर रहा था गॉड की, तो वो नहीं मारता उसको, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने इसको अब यहाँ पे मार दिया तो ये स्वर्ग में जाएगा, तब वो उसको नहीं मारता है। ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से इसका खुद का हेमलेट खुद डिक्लाइन हो जाता है, ये इसलिए ट्रेजिक हीरो है ये। और इसमें दूसरे कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि पोलोनियस, पोलोनियस का बेटा है लेरेटस, और ओफेलिया, ओफेलिया से ये प्यार करता है हेमलेट, तो गलती से ये क्या करता है, पर्दे के पीछे एक टाइम पे जब उसको मारने की कोशिश करता है तो वो गलती से इसके फादर को मार देता है, पोलोनियस को, जिसका दुख होता है ओफेलिया को, जिसकी वजह से ओफेलिया खुद दुख में मर जाती है, शायद वो सुसाइड कर लेती है। तो अब ये लेरेटस इससे बदला लेने की सोचता है। उधर से क्लोडियस प्लान कर चुका था कि उसने हथियार बनाया लेरेटस को, उसने उसकी जो तलवार थी उस पे कुछ ऐसा जहर लगा दिया था, जैसे ही वो उसको घायल करेगा तो वो मर जाएगा। तो हेमलेट और लेरेटस की दोनों की लड़ाई होती है, वो उसको घायल कर देता है और आपस में उनकी तलवारें जो है वो भी एक्सचेंज हो जाती है। तो इस तरह से वो दोनों मर जाते हैं। अब हेमलेट को लगता है कि मुझे तो मरना ही है, अब मैं क्लोडियस को भी मार देता हूं। फिर इस तरह से वो क्लोडियस को भी वो तलवार मार देता है, जिससे उस जहर की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। लास्ट में ये सब मर जाते हैं। ये थी हेमलेट की स्टोरी। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। हेमलेट जब बोलता है, होरेसियो बोलता है ये हेमलेट को, जब वो उसकी तलवार पे जहर लगाता है ना लड़ने के लिए, तब वो बोलता है, होरेसियो हेमलेट को बोलता है डोंट गो। देन हेमलेट रिप्लाइज देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन फॉल ऑफ स्पैरो। वो कहता है कि हर एक चिड़िया जो है उसका जब फॉल होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, अगर मेरा फॉल होगा तो उसके पीछे भी रीजन होगा, इसलिए वो लड़ाई लड़ने जाता है। और इन द एंड हेमलेट सेड बिफोर डाइड होरेसियो आई एम डेड। ये एक लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है। जब इमीडिएट फ्यूचर की बात की जाती है उसको प्रोलैप्से बोलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, प्रोलैप्से टर्म यूज की गई है, इमीडिएट फ्यूचर के लिए यूज की गई है ये, तो प्रोलैप्से आप ध्यान रखना। और एक इसमें सोलिलोक्वी है, टू बी और नॉट टू बी, इसको रिपीटेडली प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। अब कुछ रेफरेंसेस हैं इसमें, जैसे कि ये जो वर्क है हेमलेट, मार्गरेट एटवुड ने लिखा है। गर्ट्रूड, गर्ट्रूड इसकी मदर होती है हेमलेट की, उसके ऊपर लिखा गया है गर्ट्रूड टॉक्स बैक। मार्गरेट एटवुड ने लिखा है, ये रेफरेंस में आपको याद रखना है। एक रेफरेंस और है, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, टीएस एलियट ने लिखा है। ये क्रिटिकल ऐसे है हेमलेट पे, इसको आर्टिस्टिक फेलियर बताया है टीएस एलियट ने, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की काफी ज्यादा कमी थी। जैसे कि उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है उसको मारने की, लेकिन वो नहीं मारता, उसको टाल मटोल वो करता रहता है, तो इसलिए इसको टीएस एलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये आपको हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में मिलेंगे। 1920 में लिखा गया था ये ऐसे, टीएस एलियट ने इसको लिखा था। उसके बाद आता है ओथेलो। ओथेलो जिसका सबटाइटल है मूर ऑफ वेनिस। इसमें ओथेलो एक ब्लैक मैन है, जनरल है ये आर्मी में, और उसको प्यार हो जाता है एक लड़की से, डेस्डिमोना, ये एक व्हाइट गर्ल है, ब्राबेंसियो की बेटी है ये। तो ये दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। तो ब्राबेंसियो पहुंच जाता है ड्यूक के पास, ड्यूक को बोलता है कि ऐसे ऐसे ये जो आपका जनरल है ओथेलो, ये मेरी बेटी को बहला फुसला कर भगा कर ले गया है, शादी कर ली है इसने। तो ओथेलो को बुलाया जाता है। ओथेलो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूं, हमने शादी की है बस। तो कहते हैं अगर आपको यकीन नहीं है तो उसको बुलाइए, डेस्डिमोना से पूछ लीजिए। डेस्डिमोना को बुलाया जाता है। डेस्डिमोना बोलती है कि ये सही बात है, हमने इसलिए ही शादी की है। तो उस ड्यूक को लगता है कि अब फैसला जो है वो ओथेलो के पक्ष में ही सुनाना चाहिए, क्योंकि अब उसको ओथेलो की जरूरत भी थी वॉर में। तो वो कहता है कि ठीक है ओथेलो, तुम्हारी बात सही है, फैसला तुम्हारे पक्ष में। तब ब्राबेंसियो क्या बोलता है
इसको इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लुक टू हर मोर, ओथेलो को बोलता है लुक टू हर मोर इफ दो हैज आईज टू सी, कि तुम देखो मूर, मूर बोला गया ओथेलो को, अगर तुम्हारी आंखों से तुम्हारी दिखाई देता है तो, सी हैज डिसीव टू हर फादर, कि इसने अपने फादर को धोखा दिया है, मुझे बिना बताए घर से भाग गई है, अपने फादर को धोखा दिया है, एंड मे बी दाई, ये तुम्हें भी धोखा दे सकती है। ये ब्रावेंशियो की लाइन है। तो इस तरह से वो अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। इसमें एक कैरेक्टर है इयागो, ये रोड्रिगो और इयागो, ये इयागो इसमें विलन है और रोड्रिगो भी प्यार करता है डेस्डिमोना से। तो ये दोनों प्लान करते हैं, इयागो बोलता है कि डेस्डिमोना तुम्हारी हो जाएगी, जैसे मैं कहता हूं तो वैसा करते चलो। इयागो प्लान करता है, ये इससे बदला क्यों लेना चाहता है, क्योंकि कैसियो नाम का एक और सोल्जर होता है इसमें, और ये ओथेलो इस कैसियो को मेजर बना देता है, चीफ बना देता है, चीफ इन कमांडर इसको कैसियो को। तो वो जलता है, ये इयागो की मुझे कुछ नहीं बनाया तो इससे मैं बदला लूंगा। तो ये इयागो क्या करता है, इस कैसियो को वाइन पिला देता है और आपस में लड़वा देता है। तो रात को जब ओथेलो उठ के देखता है कि कैसियो को मैंने मेजर बनाया है तो यही ऐसे कर रहा है, तो ये इसका पद जो है वो वापस छीन लेता है। और फिर वो बोलता है डेस्डिमोना का जाके कि ओथेलो ने ऐसे गलत किया है, उसका बेचारे का पद उससे छीन लिया है, उसका पद वापस दिलवाओ। तो डेस्डिमोना फिर रिक्वेस्ट करती है ओथेलो से, ओथेलो इस बात के लिए मान भी जाता है और फिर जाके बोलता है ये ओथेलो को इयागो क्या बोलता है कि तुम्हारी जो वाइफ है ना डेस्टिमोना, उसका अफेयर चल रहा है कैसियो के साथ। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे प्रूफ दो। और ये इयागो अपनी वाइफ एमिलिया को बोलता है कि तुम इसके कमरे में जाओ डेस्टिमोना को एक रुमाल गिफ्ट दिया था ओथेलो ने कि तुम वो रुमाल लेकर आओ, मुझे उसकी जरूरत है। वो उसे एमिलिया से रुमाल मंगवा लेता है और वो रुमाल कैसियो के कमरे में रख देता है। तो वो प्रूफ के तौर पे क्या दिखाता है उसको कि देखो आपने जो रुमाल दिया था वो कैसियो के पास है, डेस्टिमोना ने उसको गिफ्ट कर दिया। तो वो गुस्से में अपनी वाइफ को मार देता है और उस टाइम पे फिर मौके पे पहुंचती है एमिलिया जो वाइफ है इयागो की, वो सारी की सारी सच्चाई को रिवील करती है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है डेस्टिमोना को मारकर, ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी की सारी प्लानिंग थी इयागो की। तो इयागो ने इस तरह से अपना इससे बदला लेता है वो, लेकिन बच के वो वहां से भाग जाता है। ठीक है, ये स्टोरी थी ओथेलो की। अब आगे आता है मैकबेथ स्टोरी जो ली गई है हॉलिंचर्ड क्रॉनिकल से स्टोरी को लिया गया है। ओपनिंग लाइन है वेयर शैल वी मीट अगेन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। ये लाइन है शुरुआत में ही, जब मैकबेथ एक लड़ाई को जीत के आता है तो उसको 3 विचेस मिलती हैं, 3 चुड़ैलें जो कि भविष्यवाणी करती है। वो 3 प्रोफेसी है, मैकबेथ विल बिकेम द किंग, मैकबेथ विल बिकेम द थेन ऑफ कॉर्डर एंड बिकेम द किंग, ये पहली भविष्यवाणी होती है उनकी। बैंको सन विल बिकेम द किंग, बैंको का बेटा जो है वो किंग बनेगा स्कॉटलैंड का। थर्ड उसकी प्रोफेसी क्या थी, nobody can kill Macbeth who was born from his mother's womb until the wood of Birnam move। इसका मतलब है कि मैकबेथ को कोई नहीं मार सकता जो अपनी मां की वोम से पैदा हुआ है, और जब तक बिरनम का वुड चल के, बिरनम के जंगल चल के स्कॉटलैंड की किंगडम तक नहीं आते हैं तब तक मैकबेथ को कोई नहीं मार सकता। ये 3 प्रोफेसी हुई। तो इसने क्या किया, मैकबेथ ने प्लानिंग की किंग डंकन को मारने की, कि किंग डंकन को मारने के बाद ही मैं स्कॉटलैंड का किंग बन सकता हूं। तो इस तरह से वो मार देता है। उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ उसको एनकरेज करती है ये सब करने के लिए कि तुम मर्दानगी दिखाओ, तुम एक अच्छे वॉरियर हो, तुम मार सकते हो, किंग बन सकते हो। तो उसमें और ज्यादा उसको एनकरेज करके उसको मरवा दिया। मरवाने के बाद उसको ये फील होता है लेडी मैकबेथ को, जब वो अपने खून से सने हुए हाथ देखती है। लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दीज लिटिल हैंड्स, कि अरेबिया का जितना परफ्यूम है वो भी ये जो छोटे छोटे हाथ हैं जो खून से सने हुए हैं इनको साफ नहीं कर सकता। मतलब वो खून की बदबू इन हाथों से नहीं जाने वाली है। अरे क्योंकि परफ्यूम जितना भी बनता है वो अरेबियन कंट्रीज से ही आता है, ठीक है, इसलिए अरेबियन परफ्यूम का रेफरेंस है यहाँ पे। अब मैकबेथ ने क्या किया, जो सेकंड प्रोफेसी हुई थी बैंको का बेटा किंग बनेगा स्कॉटलैंड का,
तो वो प्लान करता है बैंकों को मारने का। तो ये एक पार्टी में इनको इनवाइट करता है और रास्ते में ही इनको मरवाने की साजिश इसने पहले से ही कर रखी थी। तो वहां पे बैंको मर जाता है, बट उसका बेटा बच के निकल जाता है। तो वो उनको मर्डर को बोलता है कि इसको मारना इतना जरूरी नहीं था, उसके बेटे को ही मारना जरूरी है, क्योंकि अगर इसका बेटा बच गया तो वो आने वाले टाइम में स्कॉटलैंड का किंग बनेगा, मेरा जो बेटा है वो किंग नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से वो बच के भाग जाता है। मैकडफ जब किंग डंकन को मारा था तब मैकडफ वहां से भाग गया था। मैकडफ और मैल्कम ये सारे के सारे भाग गए थे। फिर उसके बाद मैकडफ ने अपनी एक आर्मी तैयार की। जो प्रोफेसी थर्ड हुई थी कि कोई भी नहीं मार सकता मैकबेथ को, जो अपनी मदर की वोम से पैदा हुआ है और जब तक बिरनम के वुड चल के यहां तक नहीं आते हैं। तो इस बात का घमंड होता है मैकबेथ को कि बिरनम के वुड तो चल नहीं सकते और कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मदर की वोम से पैदा नहीं हुआ। तो मैकडफ इसमें एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको उसकी मदर का पेट जो है उसको चीर के, यानी कि सिजेरियन ऑपरेशन से उसको पैदा किया गया था। तो ये अपनी मदर की वोम से पैदा नहीं हुआ था। तो इसने अपनी आर्मी तैयार की और बिरनम के वुड से होके जैसे वो जाते हैं तो वो वहां से लकड़ियां, छाल, जितने भी पत्ते होते हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे अपने शरीर पे लपेट लेते हैं। वो आगे कर लेते हैं अटैक से बचने के लिए और खुद को छिपाने के लिए, ताकि उनको पता ना चले। तो एक फिर मैकबेथ क्या देखता है कि बिरनम का वुड, इतनी सारी सेना थी तो हरे हरे पत्ते सबको दिख रहे थे, वो चल के आ रहे थे। तो उसको लगा कि बिरनम का वुड जो है वो चल के आ रहा है, थर्ड प्रोफेसी भी सच हो रही है। फिर वो मैकडफ के सामने जाके बोलता है कि तुम मुझे क्या मारोगे, जो मुझे कोई मार ही नहीं सकता थर्ड प्रोफेसी के अकॉर्डिंग। बट मैकडफ ये रिवील करता है कि मैं सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा हुआ हूं, मैं ही तुम्हें मारूंगा। और मैकडफ किंग मैकबेथ को मार देता है। उसके बाद मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बनता है। ये थी मैकबेथ की कहानी। उसके बाद आती है किंग लियर। लियर ब्रिटेन का किंग है। 3 डॉटर है उसकी, गोनरेल, रीगन, कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया जो सबसे छोटी बेटी है और गोनरेल और रीगन, ये रीगन बीच वाली है, गोनरेल सबसे बड़ी है। किंग लियर अपनी जो बेटियां हैं उनको इक्वल जितनी भी उसकी वेल्थ थी वो देना चाहता है, जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो बांटना चाहता था। तो वो अपनी बेटियों से एक सवाल पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये गोनरेल उसकी प्रेज करती है, हम इतना प्यार करते हैं आपसे, हम इतना करते हैं। कॉर्डेलिया बोलती है कि जितना एक बेटी को अपने बाप से प्यार करना चाहिए मैं उतना करती हूँ, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इससे वो चिढ़ जाता है और अपनी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बांट देता है, गोनरेल और रीगन को दे देता है सारा का सारा। कॉर्डेलिया को वो कुछ नहीं देता है। तो कुछ टाइम बाद, और अपने पास वो 100 हाथी रख लेता है, 100 हाथी घोड़े ऐसा रखता है। फिर वो विजिट करता है, शादी, इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो गोनरेल के पास जाता है पहले, क्योंकि उसके शाही तौर तरीके थे रहने के। तो जैसे ही वो अपनी बेटी के पास जाता है तो वो गोनरेल उसको मना कर देती है कि तुम ऐसे मत आया करो हमारे पास, एक नॉर्मल आदमी बन के आओ, हम इतने इतने लोगों के साथ तुम्हें सर्व नहीं कर सकते, मना कर देती है। इसलिए लियर को बड़ी चिढ़ होती है इस बात से। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास जाता है, वो भी उसको एज ए फादर, एज ए गेस्ट ट्रीट नहीं करती है, वो भी उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। बाद में उसको फील होता है कि मैंने कॉर्डेलिया के साथ कितना गलत काम किया है। तो इसमें सब प्लॉट साथ में चल रहा है। अर्ल ऑफ ग्लूकस्टर जो एक दरबारी है किंग लियर का, और उसका बेटा है एडमंड जो एक एंटागोनिस्ट है इसमें। और एडगर डिस्गाइज करके रहता है, क्रेजी बैगर कॉल्ड हिमसेल्फ पुअर टॉम, पुअर टॉम का भेष बना के रहता है ये एडगर। और एक दरबारी है केंट, जो ये भी बहुत ही वफादार दरबारी है इसका। तो जब वो हर जगह से दोनों बेटियों के पास जाता है, वहां से उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तब वो बोलता है, केंट बोलता है, इवन ही इज अनलकीस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, कि तुम कितने अनलकीस्ट पर्सन हो जिसको मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। ऐसे इंसान हो, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी सब कुछ तुमने अपनी बेटियों को दे दिया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पेक्ट आपको नहीं मिली। तो इसमें किंग लियर मैड हो जाता है, पागलों जैसा बिहेवियर करने लगता है। और इसके बिहेवियर के लिए एक टर्म यूज की गई है, हिस्टेरिया पैसियो। ये टर्म आपको याद रखनी है, हिस्टेरिया पैसियो, ये इंपॉर्टेंट है। किंग लियर के बिहेवियर के लिए यूज किया गया है, ठीक है। ये स्टोरी है किंग लियर की। उसके बाद मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर और सर जॉन फॉल्स्टॉफ एंड मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। देखो हेनरी फोर्थ जब लिखा गया था, हेनरी फोर्थ में मैंने क्या बताया था कि एलिजाबेथ ने जब उसकी परफॉर्मेंस देखी तो उसको बड़ी
अच्छा लगा उसका कैरेक्टर जॉन फॉलस्टॉफ का। तब शेक्सपियर को उसने बोला था कि तुम एक ऐसा प्ले लिखो जहां पे इसको प्यार हो किसी से। तब इसने ये लिखा था जॉन फॉलस्टॉफ, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ये प्ले लिखा था शेक्सपियर ने उस टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट है फिर जूलियस सीजर। जूलियस सीजर की कहानी है ये, जूलियस सीजर को किस तरह से मारा था। जूलियस सीजर के टाइम पे जब वो किंग बनने की सोचता है, उस टाइम पे ये चाहते थे, ब्रूटस उसका एक क्लोज फ्रेंड था, कि डेमोक्रेसी हो, यहाँ पे कोई भी तानाशाह ना हो। तो इसने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर जूलियस सीजर को वो मार देता है। जब जूलियस सीजर को पता चलता है कि ब्रूटस भी इनके साथ मिला है, तो वो बोलता है कि एट टू ब्रूटस, ये लाइन याद रखना, एट टू ब्रूटस, ब्रूटस तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। बट ब्रूटस ने उसको मारा था कि ये लोग चाहते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी बना के रखें, कोई भी तानाशाह ना हो। उसने सोसाइटी की भलाई के लिए उसको मारा था। बट बाद में वो दोनों जो उसके दोस्त हैं, जो मारने की प्लानिंग की थी, वो वहां से छोड़ के भाग जाते हैं उसको अकेला। इसमें विनी विडी विसी, ये रोमन स्टेटमेंट है, इट मींस आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड। स्टेटमेंट अच्छे से याद करना। एक लाइन और है, कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो कायर होते हैं वो मरने से पहले ही, अपनी मृत्यु से पहले ही कई बार मर जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम प्लेस ऑफ शेक्सपियर। 17 प्ले है ये, प्रॉब्लम प्ले है ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल। इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास पढ़ने का नहीं है, बस कैरेक्टर के नाम याद रखना। हेलेना एक ऑर्फन है, डायना है दूसरी लड़की, बर्ट्रम से वो प्यार करती है। तो जो ड्यूक होता है, ड्यूक काफी टाइम से, लंबे समय से बीमार चल रहा था। हेलेना बोलती है कि मैं तुम्हारा इलाज, और उसका इलाज कहीं से भी नहीं हुआ। हेलेना बोलती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, मेरे फादर ने मुझे सिखाया था। तो वो उसका इलाज कर देती है। फिर वो बोलती है कि वो मुझे बर्ट्रम से प्यार है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। बट बर्ट्रम मना कर देता है। फिर ड्यूक के सामने कैसे मना कर सकता है, तो ड्यूक उनकी शादी करवा देता है। ये प्रॉब्लम प्ले में आता है। उसके बाद मेजर फॉर मेजर, इसमें रेफरेंस है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इंस्पायर बाय दिस वर्क एंड रोट ए पोएम मैरियाना। मैरियाना इसमें कैरेक्टर है, यहां से इस कैरेक्टर को उठा के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक पोएम लिखी है मैरियाना। ये एक प्रॉब्लम प्ले है ये भी। इसमें ड्यूक फ्रायर जो है वो छोड़ के चला जाता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है इस एंजेलो को। एंजेलो अपनी मनमानी करता है वहां पे। एंजेलो एक करप्ट मैन है, अपना उसका रिलेशनशिप होता है मैरियाना के साथ। पहले तो वो मैरियाना के साथ ब्रेकअप करता है। फिर उसके बाद क्लोडियो नाम का एक कैरेक्टर है, उसकी एक बहन थी इजाबेला, तो उसकी नजर थी इजाबेला पे। क्लोडियो को वो डेथ सेंटेंस सुना देता है और बोलता है कि तुम्हें मैं माफ कर सकता हूं अगर तुम्हारी बहन इजाबेला मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उसको मेरे पास तुम भेज देना। इस तरह से एंजेलो फोर्स करता है, एंजेलो फोर्सेस क्लोडियो टू सेंड हिज सिस्टर टू एंजेलो फॉर ए नाइट, देन ही विल फॉरगिव क्लोडियो, तब वो जाके उसको माफ करेगा। बट तो स्टोरी के एंड में ड्यूक वापस आ जाता है, ड्यूक सब कुछ सही कर देता है। एंजेलो ने जो ब्रेकअप किया था मारियाना के साथ, उसकी शादी करवा देता है और खुद ये जो ड्यूक है ये इजाबेला से शादी कर लेता है। हैप्पी एंडिंग होती है। ये प्रॉब्लम प्ले है इसमें। उसके बाद है मच एडो अबाउट नथिंग। इस टाइटल का मीन्स है गॉसिप, रूमर्ड, ओवरहियरिंग। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लोडियो और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है डॉगबेरी। शी इज इन द हैबिट ऑफ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, वो गलत गलत प्रोनाउंसिएशन करती है इसमें। तो ये डॉगबेरिज्म कैरेक्टर याद रखना, जो मिस प्रोनाउंसिएट करती है। और एक वर्क और है ऐसा ही जिसमें मेलाप्रॉप एक कैरेक्टर है, राइवल, द राइवल लिखा है शेरिडन ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये कैरेक्टर है मेलाप्रॉप। शी इज द कैरेक्टर इन राइवल, शी इज इन द हैबिट ऑफ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जिसके ऊपर यहां से एक टर्म कॉइन की गई है मेलाप्रोफिज्म। मेलाप्रोफिज्म का मतलब होता है जो गलत प्रोनाउंस करता है, या फिर डॉगबेरिज्म भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेम्पेस्ट इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी किया गया है। वन डे स्टोरी है। इसमें किंग प्रोस्पेरो है, उसकी डॉटर है मिरांडा और एक कैरेक्टर है गोंजेरेलो। ये ऑनेस्ट काउंसिल है प्रोस्पेरो का। और ट्रैंक्विलो एक फूल कैरेक्टर है इसमें। प्रोस्पेरो मेक्स कैलिबन स्लेव, कैलिबन वांट्स टू मैरी विद मिरांडा बट ही नोज प्रोस्पेरो डजंट अलाउ हिम, सो ही ट्राइज टू रेप मिरांडा। हेयर कैलिबन स्टैंड फॉर कॉलोनियल रेजिस्टेंस, वो जैसे उसको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो रेजिस्ट कर रहा है
मिरांडा का रेप करने की कोशिश कर रहा है वो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, माई मास्टर हैज टॉट मी ए टंग, नाउ आई नो हाउ टू कर्स यू, सेड बाय कैलिबन टू प्रोस्पेरो। कैलिबन की लाइन है। आगे ट्रैंकुलर की लाइन है, एनी इंग्लिश जेंटलमैन विल नॉट स्पेंड ए पेनी फॉर ए गुड काज बट विल स्पेंड ए सेंटा टू सी द बीस्ट। ये लाइन है ट्रैंकुलो की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। इसके बाद दिस इज ऑल अबाउट विलियम शेक्सपियर। पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा आएगा आगे, बेन जॉनसन। तो ये सारे के सारे प्लेज आपको पढ़ने हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने बताई है, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए हैं, वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। तो विलियम शेक्सपियर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्ले थे उनको हमने डिस्कस किया है। तो जितने भी मैंने चीजें आपको बताई है वो सारी आपको याद करनी है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे नेट का, गेट का, सेट का एग्जाम, स्क्रीनिंग, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम हो, सबके लिए शेक्सपियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से वर्क के नाम है या टाइटल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है वो चीजें पूछी जाती है पेपर में। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है अच्छे से। और ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो हमने ऑनलाइन नोट्स आपको भेजे हैं उसी में से मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आप भी ये मंगवाना चाहते हैं तो आप sahityastudy.com हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे देख सकते हैं आप कैसे हमने किस तरीके के नोट्स हमने कंप्लीट डिजाइन किए हैं। पूरे के पूरे जो आपके लिटरेचर को, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, कल्चरल स्टडी को, सबको कवर किया गया है उसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी सेफ, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।